जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16 अगस्त 2016 के आरओ एआरओ के पेपर का सबसे सही और सटीक विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के जीएस और हिंदी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 85 प्लस लाना चाहते हैं 22 नवंबर के आरओ एआरओ के पेपर में, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिए और अपनी तैयारी को परखें कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और कितनी तैयारी का रिवीजन बचा हुआ है। इसी के साथ अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके पहले मैं एक सीरीज चला रहा था, लक्ष्य टेस्ट सीरीज, वो आप अगर नहीं देख रहे हैं तो लक्ष्य टेस्ट सीरीज को जरूर देखें ताकि आपका रिवीजन प्रॉपरली अच्छे से हो सके। और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल शहंशाहों का आवास रहा। ऑप्शन ए है सलीमगढ़ किला, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है चैतुरगढ़ किला और चौथा है लाल किला। तो इसमें जो मुगल शहंशाहों का 2 शताब्दियों तक आवास रहा वो कौन सा हो जाएगा, लाल किला, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन को थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सलीमगढ़ किला किसने बनवाया था, शेर शाह का एक पुत्र था सलीम, 1546 में इसको बनवाया गया था जो दिल्ली में है। ठीक है, ताजमहल हमें पता है कि आगरा में है और चैतुरगढ़ किला की हम बात करें तो ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है एक प्राकृतिक नियम, ठीक है, जिसके माध्यम से ऊर्जा वाली सभी चीज़ें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। हमें पता है कि ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उससे क्या होता है कि एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में ऊर्जा वाली सभी वस्तुएं क्या होती है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एफएम यानी रेडियो में जो एफएम पकड़ता है, जैसे हम लोगों ने अगर शहर में रहते हैं तो हमारे यहाँ एफएम का स्टेशन होता है, बहुत सारे स्टेशंस आप देखे होंगे। भैया रेलवे स्टेशन नहीं, एफएम रेडियो वाला स्टेशन। तो एफएम का तात्पर्य क्या है, तो एफएम ऑप्शन देखिए फाइन मॉडल, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फ्री मनोरंजन और ऑप्शन डी है फास्ट मूविंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफएम का फुल फॉर्म, एफएम का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत में इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो भारत में जो इंटरनेट का प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त, ठीक है, अगस्त 1995 को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 1995। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2016 में किसे मानव संसाधन विकास का संघीय मंत्री बनाया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2016 का, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, जुअल ओराव और प्रकाश जावड़ेकर। तो जुलाई 2016 में जो मानव संसाधन विकास का संघीय मंत्री बनाया गया था, किसको बनाया गया था, प्रकाश जावड़ेकर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित विश्वव्यापी आंदोलन का क्या नाम है, जहां अनावश्यक बिजली को 1 घंटे बंद रखा जाता है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है लाइट आवर, ऑप्शन बी है ब्लैक आवर, ऑप्शन सी है अर्थ आवर, ऑप्शन डी है डार्क आवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अर्थ आवर। इसको आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये कब रखा जाता है और किस महीने में रखा जाता है और क्यों रखा जाता है, ये डिटेल में आप मुझे इस कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि देखें कि आपकी तैयारी क्या चल रही है और क्या आपकी तैयारी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये सभी को पता है, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो क्या थे, बाबर थे, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किसने किया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो आरंभ किया था महात्मा गांधी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी हमारा जो राष्ट्र जब स्वतंत्र, भारत देश स्वतंत्र हो गया था उसके बाद प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप ये तीन जो ऑप्शन दिया आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये तीनों ऑप्शन में जिनका भी नाम दिया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये तीनों लोग क्या क्या थे, ठीक है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए साथ साथ, और क्या क्या आपको पता भी चल जाए कि आपकी क्या तैयारी चल रही है, क्या तैयारी करनी बची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम निम्नलिखित में से कौन से शहर में है? तो साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खड़ी ढाल वाली नदी जिसकी बहुत कम उपनदियां हैं जो बहुत तेज बहती है, खड़ी ढाल वाली नदी और इसी के साथ जिसकी बहुत कम उपनदियां और बहुत तेज बहती है, ऐसी नदी को किस नाम से जानते हैं? ऐसी नदी को हम यूथफुल नदी के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है रसायन शास्त्र, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है भौतिक शास्त्र, ठीक है। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो अगला प्रश्न है, बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी किसकी बेटी थी? ठीक है, जो बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी वो किसकी बेटी थी? तो वो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि बादशाह छत्रसाल, ऑप्शन बी है शहंशाह मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है पेशवा दामोदी जी विश्वनाथ, ऑप्शन डी है शहंशाह अली बहादुर। चलिए ऑप्शन ए बादशाह छत्रसाल की बेटी मस्तानी जो क्या थी, बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बादशाह छत्रसाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको देश प्रमुख माना जाता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो देश का सबसे पहला नागरिक होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी के संदर्भ में थोड़ा सा घुमा के ट्विस्ट करके ये चीज़ पूछ दिया है कि देश प्रमुख किसको माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, और ऑप्शन डी है गवर्नर यानी राज्यपाल। तो यहाँ पे 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल की बात करें कि जो ऑप्शन राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति 52 आर्टिकल में है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ठीक है, तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे
उनका ऑप्शन देखिए कि क्या क्या ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है। पहला दिया हुआ है कि CD देशमुख, दूसरा है बलदेव सिंह, तीसरा है जॉन मथाई और चौथा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, अब हम बात करें कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करें CD देशमुख वो क्या RBI के गवर्नर हैं। ऑप्शन सी की हम बात करें जॉन मथाई वो क्या है, प्रथम रेल मंत्री हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम रेल मंत्री कौन है, तो वो जॉन मथाई हैं। अब आपको जो ऑप्शन बी दिया है बलदेव सिंह, आपको ये कमेंट में बताना है कि बलदेव सिंह कौन थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना होगा। देखिए क्या है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ऐसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कौन सा असत्य है, और आप अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो कौन सा सत्य है मार के चले आएंगे, और फिर आके जब आंसर की मैच करेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा कि हम छोटी सी गलती कर दी और क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो गया। चलिए तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये तो सही है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पूछा है असत्य, तो इसको नहीं लगाएंगे। ऑप्शन बी देखिए क्या है, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, राज्यसभा के सदस्य का वेतन तथा अन्य लाभ लोकसभा के सदस्य के मुकाबले 2 गुना होता है। ये नहीं है। अगला हम ऑप्शन भी देख लेते हैं, राज्यसभा भारत के संसद की ऊपरी सदन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का जो वेतन है अन्य लाभ लोकसभा के सदस्य के मुकाबले 2 गुना नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये सी, ये असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1 जनवरी 1949 को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्वालियर किले का निर्माण किसने किया था। तो ग्वालियर किले का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन देखिए काकतीय वंश, दूसरा है रावल जैसल, तीसरा है सिकंदर लोधी और चौथा है राजा मान सिंह तोमर। तो ग्वालियर किले का जो निर्माण कराया था राजा मान सिंह तोमर ने कराया था, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप, ये सभी जानते हैं कि जो सबसे अधिक आबादी जिस महाद्वीप में रहती है वो कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश PT ऊषा ने पूरे खेल कार्यकाल में कोचिंग प्रदान की, यानी ये किस ने PT ऊषा के पूरे खेल कार्यकाल में कोचिंग प्रदान की। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है OM नाम्बियार, ऑप्शन बी है G विश्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर फोगाट, ऑप्शन डी है गोपी चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा OM नाम्बियार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये करंट अफेयर का पोर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है। तो ये 2016 का पेपर है, इसलिए ये ऑप्शन में 2016 के हिसाब से, मतलब 2016 के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। तो उस समय जो भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच थे वो कौन थे, संजय बांगर। ठीक है,
संजय बांगर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे कब? 2016 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस समय वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक मेडल के विजेता खसबा दादा साहेब जाधव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, जो ओलंपिक मेडल के विजेता थे खसबा दादा साहब, उनका जो संबंध है किस खेल से है? ऑप्शन देखिए, कुश्ती, तैराकी, हॉकी और बॉक्सिंग। तो जो दादा साहेब जाधव का संबंध किस चीज़ से था? कुश्ती से था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली अस्पताल रेलगाड़ी लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस ने अपनी सेवा के कितने वर्ष पूरे किए? तो ये कितने वर्ष पूरे किए किसमें? 2016 का क्वेश्चन है, यानी करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय जो लाइफ लाइन एक्सप्रेस यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस थी वो कितने? 25 वर्ष कंप्लीट किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मुबारक बेगम जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई एक थी, मुबारक बेगम जो जिनका हाल ही में मृत्यु हुआ था 2016 के पेपर के टाइम के अकॉर्डिंग उनका क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में मृत्यु हुई थी, तो वो क्या थी? वो एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी पार्श्व गायिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उपयोगी वस्तु का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस उपयोगी वस्तु का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, वाहन, ऑप्शन बी है बहुमूल्य रत्न, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन डी है बायोकेमिकल। तो यहाँ पे जो 25 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुमूल्य रत्न, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी ग्रामर का पहला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृतज्ञ शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए, यानी समानार्थी मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है? क्रूर, आभारी, क्रोध, कृतज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का समान अर्थ वाला आभारी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गज गमिनी शब्द का समास पहचानिए। तो गज गमिनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, अब हम बात करें उपसर्ग में। सबसे पहले हम देखें कि उपसर्ग आगे लगा होता है कि पीछे लगा होता है। तो उपसर्ग कहाँ लगा होता है? उपसर्ग आगे लगा होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है अना, ऑप्शन बी है अन, ऑप्शन सी है दर और ऑप्शन डी है आन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनादर में कौन सा उपसर्ग लगा है? अन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित अनेक शब्दों में से एक शब्द चुनिए जो मांस खाता हो। ये बहुत ईजी है, आप जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि जो मांस खाता है वो क्या है? मांसाहारी। ठीक है, जो मांस खाता है वो मांसाहारी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फलाहारी यानी जो फल का सेवन करता है उसको फलाहारी कहते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कल, यानी कल यहाँ जो शब्द दिया हुआ है का अर्थ है बीता हुआ दिन। यहाँ पे दे दिया है कि कल यानी बीता हुआ दिन है, लेकिन इसके हमें भिन्नात्मक शब्द चुनना है दिए हुए ऑप्शन में। तो देखिए, ऑप्शन ए है आने वाला कल, ऑप्शन बी है आज कल, ऑप्शन सी है मृत्यु और ऑप्शन डी है काल। यानी जो बीत गया कल, ठीक है, उसका मतलब है कल, लेकिन इसका भिन्नात्मक क्या होगा? आने वाला कल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
राधा गीत गाएगी, वाक्य में काल पहचानिए। जैसे हम फ्यूचर में बात करते हैं, इंग्लिश में हमारा तीन टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो फ्यूचर का ये एक टेंस है कि गाएगी, फ्यूचर में अभी कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ होगा नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो 31 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, यानी यहाँ पे गाने की बात कही जा रही है फ्यूचर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अभ्यर्थियों तक सारे स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक रिवीजन क्लासेस पहुंच सकें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी इसका मतलब होना कि कहीं का ना रहना। ठीक है, चारों तरफ से चित्त हो जाना। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए, बिमल बाड़ी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बीमल का रिपीटेशन होना, व का रिपीटेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर यहाँ क का है, क का है, यहाँ पे भी क का है। यानी ये जो ऑप्शन दिया है 33 का, पहला है यमक, दूसरा है श्लेष, तीसरा है अनुप्रास और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे होता है अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जगदीश। अब जगदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, पहला है कि जगत धन ईश, जगत धन ईश, ऑप्शन सी है जग धन ईश, ऑप्शन डी है जगत धन ईश। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी मात्राओं पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है तो हम छोटी छोटी मात्राओं पे ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा रहता है। लेकिन अगर हम ऐसी छोटी गलतियां करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम बता दें कि 34 का जो ऑप्शन बी है, जगत धन ईश, उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जगदीश का संधि विच्छेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। तो सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, सूर्योदय, ऑप्शन देखिए, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर ले, क्वेश्चन देखें और आंसर देने की कोशिश करें, और अपने तैयारी का देखें, मुआयना करें, निर्णय ले, परखें कि कितना आपकी तैयारी हो चुकी है और कितना हमें रिवीजन करना बाकी है। आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, क्या तैयारी आपकी चल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निराहार शब्द का अर्थ क्या होता है। निराहार शब्द का अर्थ होता है बिना आहार का। ठीक है, बिना आहार का, यानी बिना खाने पीन, जो आहार का मतलब क्या होता है, खाने पीने वाली वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चंस है, क्योंकि ये 2016 का 14 अगस्त 2016 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर के हिंदी सेक्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है कि गुजर बसर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, जीवन निर्वाह करना, जीवन जीना, ऑप्शन सी है निवास करना, ऑप्शन डी है घर बसाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजर बसर करना यानी हमारा जीवन निर्वाह करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 7 दिन, जैसे हम जानते हैं कि 7 दिन को हम क्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वीक कहते हैं, क्या, WEEK, वीक। वीक मतलब क्या होता है, सप्ताह। मंथ मतलब होता है महीना, महीना 30, 29 और 28 और 31 का होता है। ठीक है,
इसी तरीके से महीना को हम हिंदी में मास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 दिन के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सप्ताह यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न शब्द के लिए 3 अनेकार्थी शब्द हैं, जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है उसे चुनिए, ठीक है। अब ये 3 ऐसे शब्द हैं जो अनेकार्थी शब्द हैं जो इस श्रेणी में नहीं आता है, उसे हमें चुनना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दिया है सारंग, सारंग के 3 अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं उसको हम देख के जो नहीं उस सारंग का है अनेकार्थी उसको हमें टिक करना है। ये ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ा करिए जिसमें नहीं शब्द का लास्ट में प्रयोग किया है, वरना आप क्वेश्चन सही के पैमाने से सॉल्व करके आएंगे, मार्क करके आएंगे और आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए सारंग में सिंह, भौरा और क्या होता है सारंग में सर्प, यानी ये 3 ये 3 हो गया। लेकिन जो 3 अनेकार्थी सारंग में से नहीं है वो कौन से हैं, बाधक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वाभाविक शब्द में लगा प्रत्यय पहचानिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यय होता है वो कहाँ लगा होता है, लास्ट में लगा होता है, और उपसर्ग कहाँ लगा होता है, पहले लगा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वाभाविक शब्द में लगा प्रत्यय क्या हो जाएगा, इक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वाभाविक, ठीक। यहाँ पे छोटी ई और क लास्ट में, यानी स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रस के कितने प्रकार हैं। तो रस के बेसिकली कितने प्रकार होते हैं, रस के बेसिकली 9 प्रकार होते हैं, ठीक है, 9 टाइप्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य का काल पहचानिए। इस टाइप्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में कम से कम 6 से 7 आपको पूछने ही पूछने हैं, ठीक है। लेकिन हम शेड्यूल की बात करें, अप्रॉक्स 10 आपके क्वेश्चंस इस काल से रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन का आप रिवीजन दबा के करें। हमारे चैनल पे इसकी सीरीज अब शुरू कर दी गई है, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हिंदी और जीएस की पूरी सीरीज चलेगी, आप इस सीरीज को पूरा देखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि जो बच्चा सो रहा है 42 का है, इसमें हमें काल पहचानना है। बच्चा सो रहा है, ये काम कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, लेकिन कंप्लीट अभी नहीं हुआ, बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, पहला है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, ऑप्शन बी है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी है सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो हमें भूतकाल से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में चला गया। अपूर्ण भूत से ये भी मतलब नहीं है। सामान्य वर्तमान काल यानी सामान्य में जो चीज़ें हो रही हैं लेकिन वो कंप्लीट की जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चा सो रहा, अभी कंप्लीट ये काम नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का जो क्वेश्चन है, श्वेत शब्द का विलोम शब्द चुनिए। श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, ठीक है, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद यानी वाइट। अब इसका आप यहाँ पे काला नहीं देंगे, ये जो श्वेत का मतलब होगा इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, श्याम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिंदी के, हम हिंदी को इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 100% हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी भी लैंग्वेज है और इंग्लिश भी, दोनों लिटरेचर ही है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जब हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन शब्दों का आ जाता है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, ठीक है। तो विद्यार्थी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, विद्यार्थिनी, क्या होता है, विद्यार्थिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का इस तरीके का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में हमें शुद्ध वाक्य चुनना है कि कौन सा वाक्य सबसे सही है। ऑप्शन ए देखिए, भोजन शरीर को स्वस्थ देता है। नहीं, भोजन शरीर को स्वस्थ बनाता है, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। पौष्टिक भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, ये भी गलत हो गया। पौष्टिक भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ रहता है। ठीक है, जो ऊपर दिया अगर यहाँ पे रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, भोजन शारीरिक स्वस्थ देता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या है कि पौष्टिक भोजन में से शरीर स्वस्थ रहता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% करेक्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें एग्जाम्स में बहुत ध्यान देनी होती, क्योंकि एग्जाम में अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो पूरे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते। हवा शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो हवा शब्द का बहुवचन हो जाएगा हवाएं, यानी उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, और तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हवाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ चुनिए। तो आंखें खुलने का अर्थ क्या होता है कि जब हमें ठोकर लगता है, या मतलब किसी भी चीज़ से, अब भैया धोखा खा लोगे, अपनी चर्सी गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो, किसी से भी, मतलब एक कहने का मतलब है कि अगर हमें धोखा मिलता है किसी चीज़ से या किसी चीज़ से ठोकर मिलता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, फिर हम क्या होते हैं कि संभल के चलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि सच्चाई का ज्ञान हो जाता है कि वास्तविकता किसी चीज़ की क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि त्व प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है। ठीक है, तो त्व प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है, तो त्व प्रत्यय पहले ऑप्शन देख लीजिए, नेतृत्व, ऑप्शन बी है त्वरित, ऑप्शन सी है मातृत्व, ऑप्शन डी है नारित्व। तो सबसे पहले देखिए, ए में भी त्व है, सी में भी त्व है, डी में भी त्व है, लेकिन ऑप्शन बी में देखिए त्वरित इत। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इत, ये लगा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है नहीं लगा है। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान आपको देने की ज़रूरत है कि ये जो क्वेश्चन नहीं लगा वाला होता है या नहीं वाले होते हैं, उस पर आपको फोकस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सही जान के क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक कराते हैं और क्वेश्चन में होता नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक पहचानिए। शिक्षक ने छात्र को डंडे से मारा। अब यहाँ पे क्या है, छात्र को, तो हमें पता है कि जैसे हम कारक कैसे पहचानते हैं, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे क्या आ गया, कर्म को, कर्म को। तो यहाँ देख सकते हैं कि को लिखा हुआ है, तो को में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, होता है कि कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान के लिए आपादान से, इस तरीके से कारक का एक फॉर्मूला हम लोग बना हुआ है। इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे या पढ़ाएंगे तो हम जरूर इसको एक्सप्लेन करके बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में कुछ त्रुटि है, त्रुटि वाले भाग को पहचानिए। ठीक है, मैं फिर विचारों में डूब गया। ठीक है, इसमें क्या त्रुटि है, अब ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या त्रुटि है। ऑप्शन ए देख लीजिए विचारों में, ऑप्शन बी है डूब गया, ऑप्शन सी है मैं फिर, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। अब मेरे हिसाब से यानी मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इस प्रश्न में कोई त्रुटि है? अगर त्रुटि हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए हुए घंटा को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी
वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, सारे वीडियो अच्छे से रिवाइज करें क्योंकि यहीं से पेपर बनने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सभी स्टडी मटेरियल फ्री में और डेली न्यूज़पेपर मॉर्निंग में दी जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद।